नमस्कार, आप खबरी 24/7 देख रहे हैं। मैं कुमार संदेश हूँ। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अंतिम रूप दिया जा रहा है। अंतिम चरण का चुनाव 12 दिसंबर को घोषित किया गया है, जिसमें पूर्वी चंपारण के 3 जिलों में 12 दिसंबर को मतदान होना है। रक्सौल, रामगढ़वा और सुगौली भी उसमें निम्न है। इस समय मेरे साथ मौजूद है जेपी मूवमेंट में चर्चित रहे, बहुत व्यापक राजनीतिक जीवन रहा इनका और जनसेवा में निरंतर अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिए। तो केशव प्रसाद जी मेरे साथ मौजूद है। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आपका स्वागत है इस अतिथि के लिए। बोलिए। आपका राजनीतिक जीवन इतना व्यापक रहा, जेपी मूवमेंट में आप फाइटर रहे और नीतीश जी, लालू जी, इन लोगों के साथ भी अपना राजनीति का जो संघर्ष है जारी रखे। लेकिन आप मुखिया भी रहे इस पंचायत के। आपकी बहू इस बार चुनाव लड़ रही है, तो अपने राजनीतिक जीवन से संघर्ष का जो सामना किए, तो उसको कितना आप प्रसारित कर रहे हैं अपने बहू के लिए और उसको क्या सुझाव दे रहे हैं अपने बहू को? देखिए, हम 74 छात्र आंदोलन से जेपी मूवमेंट में सक्रिय भूमिका निभाए जी। उस पर से राजनीति में सक्रिय रहे। हम लोगों के मार्गदर्शक कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया, शरद यादव वगैरह थे। हमारे साथ जेल में रहने वाले लालू यादव, नीतीश कुमार हमारे साथ थे। हम लोग भी छात्र आंदोलन के नेता थे जी। उसके बाद में हम लोग लगातार राजनीति में रहे। राजनीति में 1974 से आज तक हम राजनीति में हैं। इस समय हम जदयू के नेता हैं। हम 2006 में पंचायत का चुनाव लड़ कर के मुखिया बने। उसके पहले हम 2000 में विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे, बहुत कम वोट से हार गए। इतना बड़ा आपका राजनीतिक संघर्ष है। आप इस पंचायत के मुखिया भी रहे, विधानसभा चुनाव भी लड़े, बहुत सारे चुनाव लड़ा अपने जीवन काल में, राजनीतिक कार्य भी किए। लेकिन पंचायत के जो आपका अधूरा विकास रहा आपके कार्यकाल के बाद, अगर आपकी बहू इस बार चुनाव जीतेगी, और आपका सुझाव और अधूरे विकास को पूरा करने के लिए कितना प्रयास आपका भी रहेगा और आपका बहू का भी? देखिए, पहले फेज में 6 में हम जब मुखिया हुए जी, तो हमारे पंचायत में सबसे अधिक बीपीएल, बिहार में सबसे अधिक बीपीएल यहाँ बना। यहाँ 3400 बीपीएल यहाँ बना। उसके बाद मैं जितने भी रोजगार गारंटी योजनाएं आई, उसमें मैं भी एक भी किसी दूसरा मैंने मैकेनिक का प्रयोग नहीं किया। हम केवल लेबर का काम, नियम के अनुसार लेबर का रोजगार देने के लिए ही काम किया और किसी का हमारे समय में एक भी भुगतान बाकी नहीं रहा, ना उसमें से एक भी पैसा न कटा, ना कुछ न कहीं। जो भी काम मैं किया, जैसे हम 4 नवसृजित प्राथमिक विद्यालय का यहाँ नवसृजित प्राथमिक विद्यालय के नवसृजित मध्य विद्यालय करवाया ना नवसृजित प्राथमिक विद्यालय इसमें नया खुलवाए। अच्छा, किसी बिहार में किसी भी पंचायत में 4 प्राथमिक विद्यालय नया नहीं खुला। ये आपका एक सराहनीय कदम रहा। लेकिन मेरा एक प्रश्न और है। आपका राजनीतिक अनुभव इतना व्यापक है, क्या आप शुरू से आपका राजनीतिक अनुभव इतना व्यापक रहा, आपने निरंतर जनसेवा के माध्यम से जो भी युवा लोगों के अंदर अपना स्थान बनाए रहे। लेकिन आपको भी अनुभव इसका होगा और आपसे इससे सहमत भी होंगे। पंचायत में और प्रशासन के लोग, कुछ बिचौलिए लोग प्रशासन से मिलकर सरकारी कर्मचारी से, वे लोग करते क्या है, सरकारी कर्मचारी से दोस्ती करके, मान लीजिए जो ज़रूरतमंद है इंदिरा आवास का, उसको इंदिरा आवास की राशि मिली है, वो ज़रूरतमंद है, उसका सूची में नाम है, उन लोगों को पता चलता है, तो वे लोग इंदिरा आवास सहायक है जो भी सरकारी कर्मचारी है उसे दोस्ती कर लेते हैं और उसमें बिचौलिए का फर्म निभाते हैं वे लोग। इसमें कुछ पढ़े लिखे भी लोग हैं, उनको पढ़े लिखे न कहकर आप सोशल एलिमेंट कहे, वैसे लोगों को पढ़ा लिखा नहीं कहा जा सकता है। पढ़े लिखे का मतलब जिसके पास जितना हो, ठीक है, वैसे समाज में कुर्ती फैलाने वाले लोग को पढ़े लिखे ना। तो वैसे जो भ्रष्टाचार है, उसका जो हिस्सा है भ्रष्टाचार के, वैसे लोग हैं, उस अनसोशल एलिमेंट के लड़ने के लिए अगर आपकी बहू चुनाव जीती है तो आपका क्या सुझाव रहेगा? क्योंकि उस गुरुति से आप भी लड़े होंगे बतौर मुखिया। देखिए, हमारे पंचायत में जी, मैं भी मेरे समय में भी इंदिरा आवास
माने मिलता था जी कम मात्रा में, लेकिन हमारे यहाँ भ्रष्टाचार का नाम मात्र का भी नहीं था। आज भी मेरी बहू लड़ रही है चुनाव, उसके जीत जाने के बाद भी कोई भी भ्रष्टाचार का नामो निशान यहाँ नहीं रहेगा। यहाँ भ्रष्टाचार को जड़ मूल से नाश कर दिया जाएगा। ऐसा लगता नहीं है प्रशासन ही संरक्षण देती है भ्रष्टाचारी को, वही दलाल को ढूंढती है कि आप लाओ इंदिरा आवास के लोगों के बीच में बिचौलिया का फर्म निभाओ, हम करेंगे, हमको भी कुछ चाहिए। तो प्रशासन अगर भ्रष्टाचार करेगी तो प्रशासन से कैसे लड़ेगी? तो उसके लिए लड़ने के लिए हम हर हमेशा तैयार हैं। जहाँ यहाँ जबकि हम लोग राजनीति का जड़ हम लोगों का इतना मजबूत है कि कितना भी भ्रष्ट पदाधिकारी आए उसको सोच करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप अंतिम संदेश अपने पंचायत के जनता को क्या दीजिएगा? अपने प्रतिनिधि के चुनाव किस बेस पे करें? देखिए अंतिम यहाँ मेरी बहू जो है पढ़ी लिखी है जी, BA B.Ed है। और दूसरी बात यह है कि पंचायत का विकास बिना जल निकासी का नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं ढलवा देने से, कहीं रुपया को मिसयूज कर देने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा प्रथम प्राथमिकता जो है नाला जल निकासी का होगा कि कोई भी, क्योंकि ज़मीन से बढ़ नहीं रहा है, सिकुड़ रहा है, घर बनते बनते जा रहा है, तो किसी को पानी गिराने का जगह नहीं है। इसलिए नाला निकाल करके उसको ड्रेन निकाल करके या किसी नाला में जुड़ा कर दी जाएगी। जैसे हमने 1500 मीटर नाला बनाया है पहले अपने कार्यकाल में, उसको ले आकर के एक नासी में मिला दिए हैं, तो वहाँ भी 1 लोटा भी पानी गिरता है तो नासी में चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। यानी कि जल निकास की समस्या है आपके पंचायत? सबसे बड़ी समस्या यही है। अच्छा। मुखिया जी, एक और सवाल है। आप मतलब नेता भी हैं और जेपी सेनानी में आप मतलब क्रांतिकारी में आप भाग भी लिए और आप मुखिया भी रह चुके हैं। तो ये बताइए, करोड़पति बनने के लिए कौन सा फॉर्मूला आप लोग मतलब निभाते हैं कि करोड़पति आप लोग बन जाते हैं? क्योंकि ज़्यादातर आजकल मुखिया लोग करोड़पति हो। भूपेंद्र जी का सवाल ये है कि 2500 का महीना मुखिया को मिलता है, 2500 का महीना कमाने वाला मुखिया, मेरा प्रश्न सुन लीजिए, 5 साल में करोड़पति कैसे बन जाता है? कीमती बहुत बड़ी गाड़ी और फॉर्चूनर कार से घूमने लगता है ज़्यादातर मुखिया। इसका कारण देखिए, कारण यह है कि जितने भी विकास की काम है और विकास का काम धरातल पर सही रूप से नहीं उतार पा रहा है, नहीं उतार पा रहा है। पदाधिकारियों के मेल जोल में रह करके पूरा कमा लेता है। लेकिन मेरी राजनीति रही है स्वच्छ, हमारी बहू जीतेगी तो भ्रष्टाचार का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। आप नहीं ना उस प्रयास में रहेंगे? अपने बहू को ऐसा सुझाव नहीं ना दीजिएगा कि उस तरह से कार्य हो कि हम भी फॉर्चूनर कार ले लें? ना, ऐसी बात नहीं है। देखिए, किसी भी कीमत पर आदमी को कभी भी ऊंचा सोच अपना विलासिता की ओर जाने के लिए नहीं सोचना चाहिए। जब तक विलासिता की ओर आदमी सोचेगा नहीं तब तक वह भ्रष्ट हो नहीं सकता है। इसलिए अपना जीवन शैली जो है सो सेम रखना चाहिए, जिससे कि भ्रष्टाचार उस पर हावी ना हो जाए। क्योंकि आप आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे, जब हम विलासिता की ओर बढ़ें तो उसको पूरा करने के लिए आपको भ्रष्ट बनना ही पड़ेगा। इसलिए हम अपना जीवन शैली जो है बढ़ा नहीं पाएंगे, तभी हम जन समस्याओं का सही से निदान कर सकते हैं और जो है हम अच्छा से जो धरातल पर जितना काम है हम सही से उतार सकते हैं। अगर हम बिचौलियाँ से मेल करके रुपया कमा करके अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना शुरू करेंगे, तब ही वह भ्रष्टाचार की गोदी में हम चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप दिग्गज जदयू वरिष्ठ नेता को सुन रहे थे। इनका कहना है भ्रष्टाचार से बचने के लिए बिचौलियों के झांसे में नहीं आए और निस्वार्थ भाव से काम करें। अपने बहू को ये सुझाव दे रहे हैं। धन्यवाद। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? शंभू प्रसाद। अब केशव प्रसाद जी को आप सुन रहे थे, इनकी बहू चुनाव लड़ रही है यहाँ से मुखिया की, और वरिष्ठ नेता भी है। जो बात बोल रहे हैं, वादे कर रहे हैं, मुखिया भी रहे, क्या ये सही वादे कर रहे हैं? ये जितने भी बात बोले हैं, कम जी, वादे भी कर रहे हैं, ये सब सत्य है, 100% सत्य है। ये अपने वादे से मुकरने वाले
नहीं है। इनके ऊपर विश्वास है, अगर ये मुखिया इनके हाँ हाँ तो हाँ हाँ सकारात्मक कार्य होगा। इनके ऊपर विश्वास है। चलिए मेघराज प्रसाद अभी आप केशव प्रसाद जी को सुन रहे थे जी। और इनके वादे को सुन वे जुमले नहीं ना है, बिल्कुल सही। नहीं, दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति हैं, ये हमेशा विकास की गंगा जरूर बहाएंगे। चलिए एक युवा साथी है, उनसे भी बात करें। क्या नाम है भैया? संतोष कुमार केशव प्रसाद जी को आप सुन रहे थे, जी। बुजुर्ग है, इस समाज को नेता भी दिखच रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। जो अभी वे बात कर रहे थे वे सही बात है, एकदम सही है, उनका व्यक्तित्व वही है। वही है सही है।